की क्लास में हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सॉलिड स्टेट से लेकर पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जितना भी हमारा इस बार कंटेंट आ रहा है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ तो कट चुका है, जितना भी हमारा सिलेबस आ रहा है वो सारा का सारा मैं कवर कराने वाला हूँ। केवल केवल जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है वो हटा दिया गया है। उसके अलावा जितना भी हमारा सिलेबस बचा है मैं वो सारा का सारा कवर करा रहा हूँ। सो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हमने देख लिया था सॉलिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस टाइप के सॉलिड्स हमने पढ़ने हैं, क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी लैटिस को कैसे बनाया जाता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। बहुत ध्यान से समझना। और आज की क्लास में आप लोगों को एक ट्रिक के बेसिस पे जितने भी 14 ब्रावियस लैटिस जो पॉसिबल वेरिएशंस हमारे उसमें होते हैं कोर्स में, 14 ब्रावियस लैटिस में सिखाने वाला हूँ एक एक ट्रिक से। और उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि उनके में एज लेंथ का क्या ऑर्डर होता है, मतलब एज ए बराबर बी बराबर सी होता है या नहीं होता, एंगल्स का क्या पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वो ट्रिक से बताऊंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि यूनिट सेल और लैटिस क्या होता है, फिर फटाफट वहां तक पहुंचेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल होता क्या है। तो बेटा जी, यूनिट सेल के कंटिन्यूअस 3D रिपीटेशन से किसी भी यूनिट सेल के कंटिन्यूअस, अगर आप कंटिन्यूअसली 3D रिपीटेशन से किसी भी यूनिट सेल के कंटिन्यूअस 3D रिपीटेशन से एक लैटिस बनाया जा सकता है। अब समझ नहीं आ रहा क्या लैटिस होता है, क्या होता है, तो एक ध्यान समझो। मान लो एक वॉल है, बहुत ध्यान समझना, ये वॉल है। ये वॉल कैसे बनी? ये वॉल बनी बाय कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ ब्रिक्स। ध्यान से समझना, ये वॉल कैसे बनी? बाय कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ ब्रिक्स। मैंने एक ईंट ली और उस ईंट को एक कंटिन्यूअस रिपीटेशन पैटर्न में लगाता चला गया तो मेरे लिए एक दीवार बन गई। सो जो ये वॉल होगी, इस वॉल को मैं कह सकता हूं कि ये वॉल मेरा लैटिस है जो कंटिन्यूअस रिपीटेशन से बने हैं ईंटों के। और जो मेरे यूनिट सेल है वो क्या है? मेरी ब्रिक्स। जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो मेरी यूनिट सेल है। तो इन ब्रिक्स के कंटिन्यूअस रिपीटेशन से मेरा एक लैटिस तैयार हो गया। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमारे यूनिट सेल होते हैं और क्या हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं। क्या यूनिट सेल होते हैं? जैसे भी एटम्स हमारे सॉलिड स्टेट में प्लेस्ड है, तो एटम्स हमारे जैसे भी प्लेस है तो वो एटम्स के कंटिन्यूअस रिपीटेशन से एक लैटिस बनती होगी। हालांकि इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसमें हमें कंप्लीट पढ़ना है कि किस तरीके से हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होगा, किस तरीके से हमारा बॉडी सेंटर्ड होगा, क्या होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस क्या होता है। यूनिट सेल को रिपीट करते जाओ, लैटिस बनती जाएगी। उसी तरीके से जैसे ब्रिक्स को रिपीट करने से मेरी एक वॉल बन जाती है, तो वॉल मेरा एक पूरा लैटिस हो गया और यूनिट सेल मेरी ब्रिक हो गई। हर एक एक ईंट को मैं लगाता चला जाऊंगा और मेरा लैटिस बनता चल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चले तो हम लोगों को बेसिकली अगर ब्रॉड वे में देखें तो हम केवल वही पढ़ रहे हैं जो हमारे 2021 के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। उससे ज्यादा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं, जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। जो यूनिट सेल है बेटा जी, तो यूनिट सेल को मोटा माटी हम दो चीजों में ब्रॉडली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो जरा क्या होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल? वो होते हैं जैसे अभी हम लोगों को इस चैप्टर में क्यूब के बारे में पढ़ना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्यूब की सारी डायमेंशंस बताऊंगा, कैसे उसमें एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, और उसमें अगर कोई एटम मैंने प्लेस कर दिया तो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर रखा जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल है और सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वहां होते हैं जहां एटम्स आर प्रेजेंट ओनली at the corners of the cube। अगर क्यूब में केवल और केवल, ओनली बोला है मैंने, केवल और केवल पूरे क्यूब में मेरे एटम्स जो हैं केवल और केवल कॉर्नर्स पे हैं, तो उसको मैं प्रिमिटिव की कैटेगरी में रखता हूं। तो प्रिमिटिव में कहां पर होंगे? केवल और केवल कॉर्नर में। तो इसी तरीके से, इसीलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो हमें आगे पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव कह दिया जाता है।
क्लियर है? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जहां एटम्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स हैं, लेकिन हम सिंपल क्यूबिक को भी प्रिमिटिव में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक में भी एटम सारे कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव का टाइप है। कभी भी ये कंफ्यूजन मत करना कि क्या सिंपल क्यूबिक ही प्रिमिटिव है, नहीं, प्रिमिटिव का एक टाइप है सिंपल क्यूबिक। आई होप आपको क्लियर है। सेंटर यूनिट सेल में हमको 3 तरीके के यूनिट सेल पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में क्या होगा, एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे। मान लो जैसे कि क्यूब को इमेजिन करना है, मैं आगे वाली क्लासेस में कराऊंगा। अगर कभी भी आपको किसी क्यूब को इमेजिन करना होता है कि वहां पर किस तरीके से चलेगा, तो क्यूब को इमेजिन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिस रूम में आप हो आप उस रूम को इमेजिन कर सकते हो। उस रूम के सारे कॉर्नर्स पे हम लोगों ने एटम्स लगा दिए और एक एटम बीच में रख दिया, तो वो मेरा बॉडी सेंटर हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, फेस सेंटर्ड, नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, पूरी जो हमारी बॉडी है क्यूबिक बॉडी है उसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही है, और कॉर्नर्स के अलावा हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट है, तो हम उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। और एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। इसमें भी यही होगा कि एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही साथ अपोजिट फेस के एंड जो एजेस होती है उसके पे भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा कैसा होता है, उसमें हमने अब ये भी पढ़ना है कि ए और आर में क्या डिस्टेंस होगा, ये होगा, सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो कि यूनिट सेल जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्रिमिटिव में और सेंटर्ड यूनिट सेल में। प्रिमिटिव वाले वो होते हैं जहां पर एटम्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक हमारा यूनिट सेल प्रिमिटिव का टाइप है, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव नहीं है, प्रिमिटिव का टाइप है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अब आ रही है ट्रिक। अब मैं आपको ट्रिक के बेसिस पे सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे इस बार आपका जो एग्जाम है उसमें असर्शन रीजन और फिल इन द ब्लैंक्स और आपके एमसीक्यू, ठीक है, केस स्टडी, इस टाइप के बेस क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। तो एक एक छोटा छोटा पोर्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई मार्क्स तो उतने ही हैं, इतने ही मार्क्स का सिलेबस घट गया है, तो वो हर एक छोटी से छोटी चीज भी रख सकता है। तो इसलिए ध्यान से समझना। आपको अब मैं कराने वाला हूं कि एक तो हम लोगों को कौन कौन से यूनिट सेल पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से हम लोगों को पढ़ने हैं, किस किस टाइप के, ठीक है। फिर उसमें कितने टाइप की वेरिएशंस हो सकती है, अभी आप लोग सीखोगे कितने टाइप की वेरिएशंस होती है। फिर उनके एजेस में क्या रिलेशन होता है, एजेस मतलब वो भी सीखेंगे अभी एजेस में। फिर उनमें एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और फिर उसका एग्जांपल कि क्या उनके एग्जांपल हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से देखो। आपको याद रखना है सी टॉम देयर, क्या रखना है, सी टॉम देयर, क्या याद रखना है, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर, THR, सी टॉम देयर। सी टॉम देयर में क्या याद रखना है, सी से है मेरा क्यूबिक, टी से है मेरा टेट्रागनल, प्लीज इसको ध्यान में रखना कि टी मेरा टेट्रागनल है, यहां पर एक टी और है उसको भी देखेंगे। ये है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, सेम। एम से हो गया हमारा मोनोक्लिनिक, टी से है हमारा ट्राइक्लिनिक, एच से है मेरा हेक्सागनल, और आर से है रोम्बोहेड्रल, ठीक है भाई, ध्यान रखना। सी टॉम देयर, सी टॉम में क्या याद रखना है, सी से क्यूबिक है, टी से याद रखना, टी से टेट्रागनल है, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल, और आर से फाइनली रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल वेरिएशंस बाद में देखेंगे, पहले एजेस का देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्यूबिक में एजेस का क्या है, क्यूब के बारे में तो आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे ही। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्यूब होती है, कोई भी क्यूब होता है तो उसमें जो एज होती है, जैसे हम बोलते हैं ना साइड का क्यूब, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, पर वहां तो वो तीनों ही बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, तो हम इसे कह देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब। तो उसी तरीके से ये हमको एजेस के बारे में बताता है, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो रिलेशन कैसे चलेगा, जो चीज क्यूबिक में होगी वही चीज
रोम्बोहेड्रल में जो चीज टेट्रागोनल में होगी वही चीज हेक्सागोनल में। देखो कैसे देखेंगे, क्यूबिक के केस में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो रोम्बोहेड्रल के केस में भी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इस ट्रेंड को फॉलो करना। क्यूबिक के केस में a बराबर b बराबर c है, तो रोम्बोहेड्रल में भी a बराबर b बराबर c है। ठीक है, आगे चले। टेट्रागोनल के केस में अगर a बराबर b नॉट इक्वल टू c होता है, तो सेम हेक्सागोनल के केस में a बराबर b नॉट इक्वल टू c है। क्लियर? a बराबर b बराबर c, वही a बराबर b बराबर c, a बराबर b नॉट इक्वल टू c, a बराबर b नॉट इक्वल टू c। बहुत हो गया। नाउ ऑर्थोरोम्बिक है भाई, तीनों नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a इज, एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। सो a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, सेम हेयर a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। क्लियर है? a बराबर b बराबर c, तो वही मेरा इस वाले का फंक्शन है, जो मेरा क्यूबिक का है वही मेरा रोम्बोहेड्रल। टेट्रागोनल a इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो टेट्रागोनल के साथ हेक्सागोनल मैच कर रहा है, a इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। सो ये हमारे एंगल, ये हमारे साइड्स हो गई। ठीक है, एजेस का क्या मेरा रिलेशन होगा बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सी टॉम देयर उससे हो जाएगा। नाउ एंगल्स की बात करते हैं। क्यूबिक के केस में अल्फा बराबर बीटा होता है बराबर गामा होता है, और वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्यूबिक तो आप पढ़ोगी, सेम मैंने बोला क्यूबिक का रिलेशन हमें रोम्बोहेड्रल के साथ पढ़ना है। तो यहां पर क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। बस अरे छोटी मोटी चीज तो भाई याद रख ही सकते हो। अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 होता है, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। फिर ऊपर नीचे भी यही उतार दो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। क्लियर है? तीनों में सेम है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सी टर्म देयर, सी टर्म देयर, सी टर्म देयर से हो जाएगा। नाउ अब आते हैं मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या याद रखना है, इसमें अल्फा जो होता है वो गामा के इक्वल होता है। जो मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक के केस में हमारा जो अल्फा होता है वो गामा के इक्वल होता है बराबर 90 डिग्री, और जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू। और यहां पर हेक्सागोनल के केस में अल्फा जो होता है वो बराबर बीटा के होता है 90 डिग्री, और जो गामा होता है वो मेरा 120 डिग्री के बराबर होता है। देखो फिर से रिलेशन वैसे ही आ रहा है मोनोक्लिनिक का हेक्सागोनल के साथ, लेकिन ये चीज थोड़ी सी, बस मैं सर्कल कर दे रहा हूं, जो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बस बाकी सारा ट्रेंड याद है। अब देखो a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल, ना तो a b के बराबर है ना c के बराबर, वैसे अल्फा ना तो बीटा के बराबर है ना गामा के बराबर है 90। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब एग्जांपल, आपको एटलीस्ट एक एक एग्जांपल इनका ध्यान में रखना है, पूछ सकता है वो एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है कि भाई क्यूबिक का क्या होगा, टेट्रागोनल का क्या होगा, क्या होगा। तो क्यूबिक का तो हम पढ़ेंगे एग्जांपल NaCl, ZnS, इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं वो इसके होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, जैसे मैं आपको बताया था कुछ ट्रिक से, ऑर्थोरोम्बिक आपको पता है सल्फर के 2 एलोट्रॉप होते हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक। तो यहां पर आपको दिख रहा है ऑर्थोरोम्बिक, तो आप इसको लिख दो रोम्बिक सल्फर। बोलो, याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो पता है हम लोगों को सल्फर के 2 एलोट्रॉप होते हैं। उसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक का कर लिया, मोनोक्लिनिक का हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लियर है? याद किया जा सकता है ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर। अब देखो हेक्सागोनल, आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल हमारा ग्रेफाइट जो होता है उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हेक्सागोनल का हमारा ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई सारे कंपटीशन में भी पूछ लिया है, वो ये वाला रोम्बोहेड्रल का, आपको प्लीज 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 इसको ध्यान में रखना, इसको बहुत पूछता है। इसका एग्जांपल होता है इसका CaCO3 और HgS, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, ये बहुत पूछा गया है। एग्जांपल तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। इसका हो जाएगा सिनेबार इस तरीके से। रोम्बोहेड्रल का, टेट्रागोनल का सिंपल से कोई भी, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, SnO2 हो गया, TiO2, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई सा एक एग्जांपल आप इसका मेनली याद रख सकते हो। अच्छा, जो ट्राइक्लिनिक मेरी फिगर है, अच्छा एक चीज और बताऊंगा, इसमें तो आप डायरेक्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखने। एक चीज का आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे
कि इन सारी फिगर्स में से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल फिगर है, ऑर्डर मैनर में है, और कौन सी सबसे ज्यादा डिसऑर्डर मैनर में। तो जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड मैनर में है, तो सबसे सही ऑर्डर्ड मैनर में है वो है क्यूबिक। और यही कारण है कि हम क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ते हैं, क्यूब में ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूब में a बराबर b बराबर c तीनों एजेस भी बराबर है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी मेरा 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये एकदम बराबर है। लेकिन सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड मैनर में कौन है, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड मैनर, तो आपको दिख रहा होगा ट्राइक्लिनिक वाली जो फिगर है, ये मेरी सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। बड़ी अजीब है, ना तो ए बी के इक्वल है, ना सी के इक्वल है, और ना मेरा अल्फा बीटा और गामा ये आपस में इक्वल भी नहीं है, और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है, तो ये मेरी बड़ी अजीब है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड मैनर में कौन सी है, डिसऑर्डर्ड मैनर में होगी ट्राइक्लिनिक, और सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड मैनर में अगर कोई फिगर है तो वो मेरी क्यूबिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे याद रखना है, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर, अरे कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। अच्छा, अब आते हैं कि भाई पॉसिबल वेरिएशंस कौन से होंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 7 तरीके की सेल, हम यूनिट सेल हम लोगों को पढ़ने हैं, उन 7 में 14 तरीके के पॉसिबल वेरिएशंस है। कौन कौन से, बहुत ध्यान से समझना। प्रिमिटिव पहले सब में लिख दो, प्रिमिटिव, 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 फिर यहां पे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सब में होगा। प्रिमिटिव का माने क्यूबिक हो चाहे कुछ भी हो, एटम्स अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो प्रिमिटिव का ही टाइप होता है, तो प्रिमिटिव तो सब में है। वैसे ही इन दोनों में भी प्रिमिटिव, यहां पे भी प्रिमिटिव, तो देखो ये प्रिमिटिव है। क्यूबिक का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे। प्रिमिटिव होता है, सेकंड इसमें बॉडी सेंटर्ड होता है, तीसरा इसमें फेस सेंटर्ड होता है। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अगले वाले में प्रिमिटिव के साथ केवल बॉडी सेंटर्ड होता है, प्रिमिटिव के साथ केवल बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक्स सब कुछ होता है भाई, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है, और एंड सेंटर्ड भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है। और मोनोक्लिनिक के साथ, प्रिमिटिव के साथ केवल एंड सेंटर्ड होता है। तो सिंपल चीज है भाई, प्रिमिटिव का याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्यूबिक का याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक तो आप पढ़ने ही वाले हो आगे। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। अब उसके बाद प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर हटा दो, इसमें सारे जोड़ दो, और इसमें केवल प्रिमिटिव के साथ एंड सेंटर जोड़ना है, बाकी सब में केवल प्रिमिटिव होता है। कैसे, 14 होते हैं टोटल, देख लो कैसे होते हैं। 3 इसमें हो गए, 4 5, 4 इसमें हो गए, 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से हमारे 14 ब्राविस लैटिस यहां पर खत्म हो गए, केवल एक ट्रिक से। सी टॉम देयर, सी टॉम देयर याद रखो, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और लास्ट में एंड आर से हमारा रोम्बोहेड्रल। तो इन सबको आप याद रख सकते हो बहुत इजीली। तो यहाँ पर यूनिट सेल हमारे खत्म हो गए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इतना करके रखना, इसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर कि भाई प्रिमिटिव में होता क्या क्या है, किसी कोई एटम अगर कॉर्नर पे रखा हो तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, और बहुत मजेदार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर बॉडी सेंटर्ड का क्या होगा, फिर फेस सेंटर्ड का क्या होगा, इस तरीके से हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरा खत्म करेंगे। और जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको जो इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं, केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन कौन से बन सकते हैं, उसी तरीके से किस तरीके से यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, किस तरीके से एमसीक्यू वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं, वो सारा भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना करके रखना, ठीक।